गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस समय यहाँ पर सुबह का वक्त है, मगर जब ये लेक्चर आप तक पहुँचेगा रिकॉर्डिंग के बाद तो हो सकता है आफ्टरनून हो या इवनिंग। तो क्योंकि यहाँ पे इस समय लगभग 11 बज रहे हैं, तो आई एम जस्ट स्टार्टेड दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग। और जो लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था हमने माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसी डिस्कशन को आज आगे बढ़ाएंगे। और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वहाँ पे आपसे हमने डिस्कस किया, तो वहीं से आज शुरू करें। उस डायग्राम को रिपीट करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उस लॉ से संबंधित हैं, उसको भी आपसे डिस्कस करेंगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा लेक्चर, क्योंकि लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत है, सुनने में भी बहुत मेहनत पड़ती है, मुझे पता है। लेकिन जब आप लेक्चर सुने तो अपना जो पुराना लेक्चर है, जिसके नोट्स हमने आपसे कहा कि आप साथ साथ बनाएं, उसको जरूर रख लें। और ये जो डायग्राम लास्ट टाइम पे बनाया था, सिंपल है, बीए लेवल का, इंटर लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हर लेवल पर स्तर अलग है। और जब आप सुने तो आप ऐसे पीजी स्टूडेंट सुने, क्योंकि अब आपका नेट का एग्जाम सामने है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे हो सकता है कुछ सवाल इसमें से मिल भी जाए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और लेक्चर केवल सुनने के लिए मत सुनिएगा, आप कॉपी पेंसिल लेके कोशिश कीजिएगा कि उसको नोट भी करें, जॉट भी करें, जॉट डाउन करें। और जो लेक्चर है उसके नोट्स उसी दिन बन जाए, अगले दिन के लिए मत रखिएगा, क्योंकि फिर वो चीजें टलती रहती हैं। क्योंकि जो की टीचिंग है, इसमें यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव एंड वेरी सिंसियर इन प्रिपेयरिंग योर नोट्स। हम लोग तो नोट्स देके यहाँ से हट जाएंगे, हालांकि लेक्चर आपके पास रहेगा। और YouTube के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल टू YouTube चैनल, उन्होंने इतना अच्छा एक वाया मीडिया बनाया है कि आई कुड इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद यू। अदरवाइज लेक्चर देना खाली दे के चले जाएं और इट डजंट मेक एनी सेंस। लेक्चर आपके पास होना चाहिए, आप जब चाहे उसे देखें, जब चाहे जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, तभी उस लेक्चर का फायदा है। तो यहाँ मेन पर्पस ये है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको भी हम काफ़ी हद तक न केवल रिवाइज करें बल्कि उसको इम्प्रोवाइज भी करें। अगर आपकी कहीं गलती है तो उसे आप ठीक भी कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से हम शुरू कर रहे हैं और उस लॉ को आज दोबारा कंसीडर करेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस लॉ में जो लास्ट टाइम पे हमने पूरी तरह नहीं डिस्कस की थी, क्योंकि लेक्चर को हमें छोटा रखना था। और आज वहीं से उस लॉ को हम शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले आपको थोड़ा डिफरेंस बता दें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट। आप जानते हैं और जरूर जानते होंगे, लेकिन उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी जानना चाहिए। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे हम सब जानते हैं, इट इज द इंक्रीमेंटल चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, इंक्रीमेंटल चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू अ यूनिट और स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर। जो भी वेरिएबल फैक्टर है उसमें जो भी स्मॉल या यूनिट चेंज होगा, उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंटल चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा, वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द इंक्रीमेंटल चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू यूनिट और स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर। नाउ योर वेरिएबल फैक्टर इज लेबर। आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या, लेबर है। क्योंकि शॉर्ट रन में हम लेबर को ही ऑल्टर कर सकते, हम और किसी चीज को यहाँ पे ऑल्टर नहीं कर सकते। वी कुड ओनली ऑल्टर लेबर। और जब लेबर को ऑल्टर करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हम लिख सकते हैं इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल जो हमने पहले लिखा हुआ है, जो ट्राइंगल का साइन बना हुआ है डेल्टा वाई, ये डिस्क्रीट चेंज को बताता है कि अगर एक यूनिट से लेबर चेंज होगा तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा। और अगर कंटिन्यूस चेंज है तो
आप देखिए जो सेकंड टर्म है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल वो लिखा हुआ है जो थोड़ा सा ग्रीक स्टाइल में है, और लास्ट में डी वाई बाई डी एल, डी डेल्टा चाहे डिस्क्रीट या कंटिन्यूस फॉर्म में हमने लिखा है, इसका मतलब स्मॉल चेंज है, और जो डिनोमिनेटर है वो कॉजल फैक्टर है, यानी लेबर में जब चेंज होगा तब आउटपुट में क्या चेंज होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मार्जिनल प्रोडक्ट। डी वाई बाई डी एल वैसे तो डिफरेंशियल है, लेकिन डी वाई बाई डी एल स्लोप बताता है कर्व का स्लोप, तो स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। किसी भी कर्व का जो टोटल प्रोडक्ट है या टोटल कॉस्ट है या टोटल रेवेन्यू, उसका जो स्लोप है उसको हम इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर कॉस्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू है तो मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व। स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके भी उस पॉइंट पे उसका स्लोप निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत तरीके हैं स्लोप निकालने का, लेकिन आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट कोई और चीज नहीं है, ये स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व है। और हमने लिखा भी है स्लोप इज आल्सो मेजर्ड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट स्लोप इज टू बी डिटरमिन्ड। आप टेंजेंट उस पॉइंट पे ड्रॉ करके स्लोप निकाल सकते हैं और टेन थीटा की वैल्यू उसका स्लोप दे देगी। आप टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है मैथ्स। तो पहले तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट बताया हमने, अब इसके बाद आइए एवरेज प्रोडक्ट को समझें। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज डी वाई बाई डी एल डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल। टोटल प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे या उसका स्लोप लेंगे। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। ये खाली रेशियो है कुल उत्पादन का, कुल वेरिएबल यूनिट जो है हमारी लेबर वो कितनी लगी उत्पादन। तो एवरेज प्रोडक्ट इज वाई बाई एल। वाई टोटल प्रोडक्शन है, एल अमाउंट ऑफ लेबर है, कुल कितना लेबर, कुल कितना श्रम लगा। अगर मान लीजिए कि आउटपुट 100 है और 5 आपने यूनिट लेबर की लगाई हैं, तो 100/5 एवरेज प्रोडक्ट 20 हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट 20 हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि वेरिएबल फैक्टर लेबर है, इसलिए हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जहां सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, वहां पे आप इसी तरह एमपीके निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। वो हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा के या डी वाई बाई डी के, और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा वाई बाई के। तो सेम एनालॉजी इज अप्लाइड इफ कैपिटल वुड हैव बीन द वेरिएबल फैक्टर टू डिटरमिन मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। वही एनालॉजी, वही रीजनिंग, वही रैशनल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर, और एवरेज प्रोडक्ट इज सिंपली द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट टू टोटल अमाउंट ऑफ लेबर। जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है या जो भी आप चीज कंसिडर करना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंस है एमपी और एपी में, याद रखिएगा। ये डायग्राम हमने दोबारा डिस्कस करने के लिए उठाया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हालांकि इंटर से आप लोग इसे पढ़ रहे हैं, बीए में भी पढ़ा होगा, एमए में भी बता रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसलिए क्योंकि थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो शॉर्ट रन में काफी कुछ इस डायग्राम से ली है। तो जब थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे इसकी फिर जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस डायग्राम को रिपीट किया और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे हो सकता है कुछ पिछले टर्म में हुई हो और कुछ ना हुई हो, उनको दोबारा डिस्कस करने के लिए लिया है। पहली चीज तो ये आपको हमने लास्ट डायग्राम में बताया था, जो आपको ध्यान में रखना है कि ये कर्व आई पॉइंट तक कॉन्वेक्स है, ओ आई, और आई के बाद जो पॉइंट जे है, आई जे, वो कॉन्केव। तो जब तक कर्व कॉन्वेक्स है, इसका मतलब ये है कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो
अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये, तो मार्जिनल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है या टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है। और इसीलिए आई के ठीक नीचे L1 और L1 के ठीक नीचे एक पॉइंट M है। M मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट वहां पे मैक्सिमम है। इसके बाद आउटपुट बढ़ेगा लेकिन धीमी गति से बढ़ेगा, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करने लगेगा। तो OI तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। आई के बाद कर्व कॉन्केव हो गया है, यानी आउटपुट बढ़ रहा है मगर धीमी गति से बढ़ रहा है और इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगा है। और उसके बाद देखेगा आई के बाद एक पॉइंट है T, स्मॉल टी पे हमने टेंजेंट डाला ओरिजिन से, जो वहां पे टच कर रहा है, टेंजेंट टोटल प्रोडक्ट कर्व को टच कर रहा है। कहां पे? स्मॉल टी पॉइंट पे। देखिएगा ध्यान से, नजरें अपनी डायग्राम पे रखिएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा पॉइंट है वो टी, और OT टेंजेंट है और वो स्मॉल टी पे डाला है ओरिजिन से। ये टेंजेंट ड्रॉ करने का एक फायदा ये है कि अगर आप गौर से देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमने क्या बताया था? मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, बताया था ना। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा घबराने की बात नहीं है, थोड़ा समझेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो जो टेंजेंट हमने O से स्मॉल टी पे डाला हुआ है वो स्लोप बता रहा है टोटल प्रोडक्ट का, और इस स्लोप को क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इस स्लोप को निकालना है तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है स्मॉल t L2, वो लाइन वहां पे आ गई है, वो L2 पॉइंट है, TL2 अपॉन OL2। OL2 नीचे आएगा और TL2 ऊपर। परपेंडिकुलर है TL2 और बेस है OL2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट TL2 डिवाइडेड बाय OL2। अब एवरेज प्रोडक्ट T पॉइंट पे कितना है? एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्शन y एक्सिस पे है, T पॉइंट पे टोटल प्रोडक्शन है TL2 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ लेबर OL2। तो एवरेज प्रोडक्ट भी क्या है? TL2 अपॉन OL2, टोटल प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट ऑफ लेबर OL2। तो जो स्मॉल टी पॉइंट है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी TL2 अपॉन OL2 है, एवरेज प्रोडक्ट भी TL2 अपॉन OL2 है। तो दोनों बराबर है टी पॉइंट पे, इसीलिए टी पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट H बना हुआ, आप देखिएगा नीचे के डायग्राम पे। H हाईएस्ट पॉइंट है एवरेज प्रोडक्ट का, और यहां से मार्जिनल प्रोडक्ट गुजरता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट H पे काट रहा है एवरेज प्रोडक्ट। तो H इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का, यानी H पे दोनों बराबर हैं, क्योंकि y एक्सिस पे आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी HL2 है, एवरेज प्रोडक्ट भी HL2। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है डायग्राम का, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और जो पिछली बार क्योंकि वक्त कम रहा उसमें तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिएगा एक पॉइंट है Z ऊपर के पैनल में, Z जेनिथ या टॉप पॉइंट है टोटल प्रोडक्ट का, और ठीक इसके नीचे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। तो मैंने टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम MP0, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या है कि कैपिटल फिक्स है, केवल आपका कैपिटल लेबर रेशियो, जो रेशियो है, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, कैपिटल लेबर रेशियो आपका चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है कैपिटल लेबर रेशियो आपका घटता चला जा रहा है। तो ये प्रोपोर्शन वेरी कर रहा है।
प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू लेबर, और इस प्रपोर्शन के वेरी करने से प्रोडक्शन कैसे इकोनॉमी में होगा, उसको ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि आउटपुट शुरू में तेजी से बढ़ सकता है आई पॉइंट तक, फिर धीरे धीरे गति से बढ़ेगा जेड तक, और लास्ट में टोटल प्रोडक्ट गिर जाएगा। तो 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 जहां मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर है, वहां खत्म हो जाएगी, ओ से प्रारंभ होगी। सेकेंड स्टेज है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर गिरेगा और वो खत्म होगी जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है या मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। और थर्ड स्टेज उसके बाद। थर्ड स्टेज में वेरिएबल फैक्टर एक्सेस हो जाता है, और जब एक्सेस होगा तो अपना तो काम नहीं करेगा। जैसे लेबर, अगर मान लीजिए कि वो लेबर बैठ के अपना चाय पीना चाह रहा है तो 2 एक और ले लेगा, क्योंकि ये है कंपनी में चाय अच्छी लगती है, तो अपना भी नुकसान दूसरे का भी नुकसान। तो जब वेरिएबल फैक्टर एक्सेस हो जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव या टोटल प्रोडक्ट कम होने लगेगा। अपना तो वो नहीं कर रहा लेकिन दूसरे का भी नुकसान कर रहा। और स्टेज 1 में फिक्स फैक्टर ज्यादा है वेरिएबल फैक्टर से। केवल सेकेंड स्टेज में वेरिएबल और फिक्स फैक्टर ऑप्टिमली कंबाइंड है और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो प्रोड्यूसर सेकेंड स्टेज में इसीलिए रहना चाहता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर सेकेंड स्टेज में ऑपरेट करता है जहां मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेजुअली डिमिनिशेस, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू लेबर वेरीज, कैपिटल लेबर रेशियो ऑल्टर करता है। एज लेबर इज इंक्रीज एंड कैपिटल इज केप्ट फिक्स्ड। इसी चीजों को यहाँ पे हमने आगे लिखा भी हुआ है, जो आपसे अभी इसमें डिस्कस की, क्योंकि मैंने बताया स्लाइड एक बार आगे बढ़ेगी, इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं है उसे बैक जाने का। रिकॉर्डिंग कट करके फिर बैक जाएंगे, फिर जोड़ेंगे, इट विल टेक कंज्यूम टाइम, और पता नहीं उतनी इफेक्टिवली उसको जोड़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दैट रिक्वायर्स टेक्निकल। तो ये सारी बातें हमने आगे 2-4 स्लाइड में बताई हैं, आप देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरलिंकेजेस बिटवीन अपर एंड लोअर पैनल। और पहला पॉइंट देखिएगा, टीपीसी टोटल प्रोडक्ट कर्व कॉन्वेक्स अप टू आई, और बियॉन्ड दैट इट इज कॉन्केव। और कॉन्वेक्सिटी की पहचान ये है कि लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन अगर कर्व के ऊपर से जा रही है तो वो कर्व कॉन्वेक्स है, लाइन नीचे से जाएगी तो कर्व कॉन्केव है। तो आई तक वो लाइन ऊपर से जा रही है और आई के बाद वो लाइन नीचे से जा रही है, इसलिए ओ आई जो है कॉन्वेक्स है, वहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, और आई के बाद जे तक वो कर्व कॉन्केव है, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये चीज हमने आगे यहाँ लिखी हुई है। पोर्शन ओ आई ऑफ लाइन ओ आई जे passes above the curve, the portion I J passes below the curve, indicating that curve is convex up to I and concave beyond curve. Convexity implies total product is increasing at increasing rate. Therefore, MPL is also increasing up to point M, a point that corresponds to point I on the TPC. वही बात है कि M जो पॉइंट है वो ठीक I के नीचे है, जो बताया आपको। अब यहाँ पे फिर हमने पॉइंट T लिया, जो आपको बताया कि वो ओरिजिन से जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एक फायदा ये है कि जब वो ओरिजिन से आपने T पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट स्लोप देगा, और उस स्लोप को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है, thus at point T MPL equal to T2 नहीं है, TL2 है, ये वो पॉइंट L2 है, TL2 कर लीजिएगा अपॉन OL2। ये T2 पॉइंट नहीं है, TL2 करिएगा, और ये OL2 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस में जो पॉइंट है वो L2 है, मैंने यहाँ T2 सॉरी लिख दिया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और इसी तरह एवरेज प्रोडक्ट भी O TL2 है, T2 पॉइंट नहीं है, L2 है, OL2। टोटल आउटपुट अपॉन टोटल लेबर। तो पॉइंट T पे MPL APL बराबर है,
क्योंकि MPL भी TL2 अपॉन OL2 है और APL भी TL2 अपॉन OL2। So hence at point T, MPL equal to APL and therefore exactly below T is point H। T के ठीक नीचे लोअर पैनल में H है जहाँ MPL APL को इंटरसेक्ट कर रहा है और उस डायग्राम में भी इक्वलिटी है, MPL इक्वल टू APL। और ये लिंकेजेस समझने बहुत जरूरी है। और बाद में हमने लिखा है कि जहाँ MPL APL बराबर है वहां फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती है। फिर लिखा है सेकंड स्टेज वहां खत्म हो जाती है जहाँ MPL 0 है या TP मैक्सिमम। और उसके बाद थर्ड स्टेज शुरू होती है जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट गिरता है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये, आप उस डायग्राम को देखिएगा कि जब तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यहाँ ऊपर लिखा है, तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है। As long as APL is rising, marginal product is above APL, and as long as APL is falling, MPL is below APL। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है जब तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के नीचे है, और जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उसको ऊपर से काट रहा है और उसके बराबर है, MPL इक्वल टू APL। तो ये चीजें भी माइंड में रखनी है कि as long as APL is rising, MPL is above APL, as long as APL is falling, MPL is below APL, and at highest point of APL, MPL equal to APL, and MPL is intersecting और passing through that highest point। ये चीजें आपको माइंड में बैठानी। फिर यहाँ बताया है सेकंड वाले में कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि कैपिटल लेबर रेशियो वेरी करता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसलिए कहते हैं कि प्रोड्यूसर वांट टू वर्क इन द सेकंड स्टेज जहाँ पे MP बराबर गिरता, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, and the fixed and variables are optimally combined so that total product becomes maximum। तो ये सारी चीजें उस डायग्राम में हैं, ध्यान से पढ़िए। और मैंने बताया कि बनाइए 4-6 बार, और ये सारी चीजें जो बारीकियां आपको बताई हैं इसको वहां पर आप इंटरप्रेट कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। जब आप अपने शब्दों में डायग्राम बना के सब चीजें एक्सप्रेस कर लें तो ये समझ लीजिएगा कि वो चीज आपकी समझ में आ गई। एंड इफ यू फेल टू एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स देन इट मीन्स यू हैव नॉट फॉलोड द लेक्चर। लेक्चर नीड्स टू बी रिवाइंड एंड रीलुक्ड एंड री अंडरस्टूड। तब तक समझिएगा जब तक आपकी समझ में ना आ जाए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आज नहीं, आपको कल को कोई इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आप कठिन चीज नहीं कम से कम आसान चीज वहां बता लें जो आप बराबर पढ़ रहे हैं। ये मैंने बताया बहुत प्रिलिमिनरी लेवल की चीजें हैं, लेकिन कई बार वहां पे आदमी नहीं समझ सकता या किसी वजह से आपने रट के काम चला लिया। नाउ इट इज द अपॉर्चुन टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू क्लियर योर कंसेप्ट एंड रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ कॉबवेब फ्रॉम योर माइंड। और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को हम आइसोक्वेंट के माध्यम से भी समझा सकते हैं। ये वर्ड आपने पहले सुना होगा, आइसोक्वेंट, ISOQUANT। Another way to represent this law is by way of isoquants। अब आइसोक्वेंट के अर्थ पे चलते हैं। एक पार्ट हो गया पूरा, अब यहाँ से सेकेंड पार्ट शुरू है, आइसोक्वेंट क्या चीज है, क्योंकि इस नियम को हम आइसोक्वेंट से भी समझा सकते हैं। आइसोक्वेंट दो शब्दों से मिलकर बना, यहाँ लिखा हुआ आइसो मीन्स सेम, क्वेंट मीन्स क्वांटिटी, और यहाँ क्वांटिटी का मतलब है आउटपुट।
आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा आइसोटॉप्स, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोटॉप, आइसोबार्स, आइसो हाइट, ज्योग्राफी में वर्ड यूज होता है, सेम हाइट अबव सी लेवल, आइसो हाइट, आइसोबार्स, आइसोटॉप सब आपने पढ़ रखा। तो आइसो मतलब सेम, और क्वांट का मतलब आउटपुट है या क्वांटिटी से। तो आइसो क्वांट्स आर कर्व्स व्हिच रिप्रेजेंट सेम आउटपुट, यानी अगर आप एक आइसो क्वांट पे हैं तो वहां पे आप यू गेट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे इंडिफरेंस कर्व में आपको सेम यूटिलिटी मिलती है एक इंडिफरेंस कर्व पे, लेकिन वहां डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप कंज्यूम करते हैं। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व को भी हम कह सकते हैं आईसी यूटिलिटी कर्व। और यहां पर चूंकि आउटपुट है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्स और वाई एक्सिस पे लेबर कैपिटल, तो सेम आउटपुट बट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स नेमली लेबर एंड कैपिटल। तो आइसो क्वांट बेसिकली सेम क्वांटिटी बताते हैं लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताते हैं लेबर और कैपिटल के, कि 1 यूनिट लेबर है, 5 यूनिट कैपिटल है तो भी आपको 10 यूनिट आउटपुट मिलेगा, 2 यूनिट लेबर है और 7 यूनिट कैपिटल है तब भी सेम। तो यानी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं कैपिटल का लेबर के बदले में, लेकिन जब डायग्राम बना रहे हैं तो हम लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल के बदले। तो देयर इज सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू फैक्टर्स। और आइसो क्वांट का ये शेप होता है जैसे इंडिफरेंस कर्व का होता है आईक्यू आइसो क्वांट, और यहाँ 100 लिखा हुआ 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप ए पे हैं, बी पे हैं, सी डी ई, यू आर गेटिंग सेम आउटपुट 100 यूनिट। लेकिन देखिए कॉम्बिनेशन बदल गया। ए पे कॉम्बिनेशन क्या है कैपिटल का, OK1 कैपिटल है, OL1 लेबर है। फैक्टर कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा है, बी पे OK2 कैपिटल है, OL2 लेबर है, सी पे OK3 कैपिटल है, OL3 लेबर है, डी पर OK4 कैपिटल है, OL4 लेबर है, और ई पे OK5 कैपिटल है, OL5 लेबर। जैसे जैसे आप लेबर की एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं, यू आर सैक्रिफाइसिंग लेस एंड लेस ऑफ कैपिटल। आप कैपिटल का कम से कम सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल बिकमिंग स्केयर्स एंड स्केयर्स कमोडिटी हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड लेस क्योंकि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। और लेबर सरप्लस होता जा रहा है, इसलिए फॉर ईच एडिशनल यूनिट you are able to absorb even marginal changes or small changes in capital to get the same level of output. वही चीज यहाँ लिखी है कि नॉर्मल शेप जो है आइसो क्वांट का कॉन्वेक्स है, और ये कॉन्वेक्स एक लिमिटेड रेंज में है, यानी यू कैन सब्स्टिट्यूट लेबर एंड कैपिटल अप टू लिमिटेड रेंज। क्योंकि आप देखिए थोड़ी देर बाद ई के बाद आप आगे बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू सैक्रिफाइस एडिशनल कैपिटल फॉर ईच यूनिट ऑफ लेबर। तो इसकी कॉन्वेक्सिटी एक लिमिटेड रेंज में है, जैसे आपको हमने यूटिलिटी में बताया था। उसके बाद ये कर्व बैकवर्ड बेंड हो जाएगा। क्योंकि एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 हो जाएगी, आपको लेबर नहीं चाहिए, इसको फिर आपको यानी लेबर वो वुड नॉट लॉन्गर भी रिक्वायर्ड, ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जैसे वहां यूटिलिटी कर्व इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया था। तीसरे क्वाड्रेंट में ना लेबर चाहिए ना कैपिटल, और चौथे क्वाड्रेंट में फिर आपको बताया था कि आपको केवल वहां पर जो है एक्स कमोडिटी चाहिए थी, यहाँ पे आपको केवल लेबर चाहिए होगा और कैपिटल एक्स्ट्रा। तो वही चीज यहाँ पे इलिप्टिकल इसका शेप हो जाएगा। तो कॉन्वेक्सिटी बहुत लिमिटेड रेंज में, आईक्यू कर्व कॉन्वेक्स है
कॉन्वेक्सिटी लिमिटेड रेंज में है क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिमिटेड रेंज में कर सकते हैं बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कर्व IQ is isoquant which represents fixed 100 units of output but different combination of factor inputs। ये इसका नॉर्मल शेप है आइसोक्वेंट का, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो, नीचे से कॉन्वेक्स, और इसमें भी आप लाइन दो ए और ई के बीच खींचेंगे तो ऊपर से जाएगी करके। और फिर यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी है, आइसोक्वेंट देयरफॉर इज द लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आइसोक्वेंट, आइसोक्वेंट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी उन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो सेम आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक आइसोक्वेंट। और convexity of isoquant implies that for each additional unit of labor less and less of capital is sacrificed to get 100 units of output, यानी आप लेस और लेस कैपिटल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और उसका कारण दिया है क्यों, क्योंकि जब आप लेबर बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, डिमिनिश होते होते जीरो हो जाएगी। उसके बाद आप लेबर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि लेबर वुड बी द रिडंडेंट फैक्टर, लेबर रिडंडेंट है, रिडंडेंट मतलब सरप्लस है, वो बेकार लेबर, आप उसको तनख्वाह दीजिए, आपका नुकसान है, काम नहीं करेगा। और इसी तरह अगर आप अगला आइसोक्वेंट लें उस पर भी आप इसी तरह मूव करें तो एक पॉइंट आएगा जहां उस पर भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर होगी। जितने हायर आइसोक्वेंट पे जाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन उनका बिहेवियर पैटर्न सेम रहेगा कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो। और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको लोअर रिज लाइन मिलेगी, और ये रिज लाइन बताएगी कि जब आप एड्स उस रिज लाइन पर हैं तो उस पर हर पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर थी। और इसी तरह अगर आप नीचे आने के बजाय ऊपर चले जाएं करके ए बी सी डी ई की जगह आप ई डी सी बी ए उल्टा चले तो आप कैपिटल बढ़ाएंगे, लेबर कम करेंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, फिर कैपिटल की जरूरत नहीं है आपको, कैपिटल बिकम्स अ रिडंडेंट फैक्टर। और इसी तरह अगर आप कई आइसोक्वेंट ले लें, एक आइसोक्वेंट बनाया हुआ 100 यूनिट, उससे ऊपर जाए 200 यूनिट का, तो उसमें भी अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो हो जाएगी। अगर ये सारे पॉइंट्स को आप एक लाइन से जोड़ दें तो अपर रिज लाइन कहलाएगी, और उस अपर रिज लाइन के बी के ऊपर हर पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जीरो, और कॉन्वेक्सिटी हुई दो रिज लाइंस के बीच। ये मेरा कहना है। रिज लाइंस को हम लोग हिंदी में मेड़ रेखाएं कहते हैं, बाउंड्री लाइंस हैं। इन बाउंड्री के बाहर कॉन्वेक्सिटी लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस। इन रिज लाइंस के बाहर वो कॉन्वेक्सिटी बेकार है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं। देखिए OR1 ये लोअर रिज लाइन है, इसके हर पॉइंट पे Q1, Q2, Q3, Q4 हर पॉइंट पे आउटपुट लेवल फर्क है क्योंकि हायर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट हायर आउटपुट, लेकिन Q1, Q2, Q3, Q4 पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है, MPL। यानी इसके बाद आप लेबर और इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेबर रिडंडेंट है, सरप्लस फैक्टर। रिडंडेंट मतलब जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं। और इसी तरह OR2 पे जब आप जाएंगे
अपर रिज लाइन है I1, I2, I3, I4, ये अलग अलग आइसो पॉइंट्स के पॉइंट है। यहाँ पे आउटपुट 100, 200, 300, 400, लेकिन I1, I2, I3, I4 वो पॉइंट है जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0। तो OR2 अपर बाउंड्री लाइन है, OR1 लोअर बाउंड्री लाइन, हम लोग रिज बोलते हैं, RIDGE, रिज लाइन, और कॉन्वेक्सिटी इन्हीं के बीच में। और वही चीज यहाँ लिखी है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ IQ विद इन रिज लाइन्स एंड सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर टेक प्लेस इन दिस रीजन। इसी के बीच सब्स्टिट्यूशन है, इसके बाद कोई सब्स्टिट्यूशन। बियॉन्ड देयर इज सरप्लस ऑफ वन और बोथ फैक्टर, इसके बाद या तो एक फैक्टर सरप्लस में है या दोनों। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर हैं। वो इंडिफरेंस का याद कीजिएगा जहां हमने चारों रीजन दिखाए थे, और यहां पे उसको हमने रिज लाइन में बांध दिया, इसके बाहर आपको नहीं जाना। अब स्लोप ऑफ आइसो पॉइंट क्या बताता है? स्लोप ऑफ आइसो पॉइंट जो है, इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल और बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो स्लोप ऑफ आइसो पॉइंट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल फॉर लेबर, क्योंकि ज्यादातर समय के साथ साथ आप खुद देखेंगे कि आप कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करते हैं लेबर। इन डिफरेंस अगर जब पढ़ा था वहां हम लोग कहते थे MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, लेकिन यहां हम लोग उल्टा लिख रहे हैं ऑफ K फॉर L, क्योंकि कैपिटल हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं लेबर की जगह। अब आप देखिए, आप ऑटो ड्राइविंग व्हीकल्स आ गए हैं और बहुत सा काम एक आदमी कमरे में बैठ के कर सकता है रिमोट से, और तमाम वर्क जो है वो अपना रिमोट से कंट्रोल करके कर रहा। पहले आप जाते थे, लाइन में लगते थे, पैसा निकालते थे बैंकों में, अब ATM है, ATM से पैसा निकाल लीजिए, पासबुक अपडेट करा लीजिए। तो इसलिए बैंकों का स्टाफ में बहुत कमी आ गई। पहले इतना टाइम लगता था जोड़ने घटाने में, बैलेंस शीट बैलेंस करने में, अब सब कंप्यूटर पे। समय के साथ साथ मशीन जो है दे रिप्लेस ह्यूमन लेबर। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ अगर अनलिमिटेड है जैसे इंडिया में, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप तैयार रहिए, और या आपको अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप जो मार्केट है उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें और एक अच्छी जॉब आप जनरेट कर लें अपने। यू हैव टू वर्क हार्ड, और आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स केवल मैंने बताया जोड़ घटाव का नहीं है, वो आपकी रीजनिंग को भी स्ट्रांग करता है। जितने मैथमेटिशियंस हैं उनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है। ये नहीं कि हम मैथ्स पढ़ने को कह रहे हैं, लेकिन अगर मैथ्स, क्योंकि आप देखिए लिटरेसी में 3R है, रीड राइट अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या? मैथ्स है। तो लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और गणित आ जाए तो आदमी शिक्षित कहलाएगा। तो स्लोप ऑफ आइसो पॉइंट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS, कैपिटल फॉर लेबर। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां हम X फॉर Y लिखते थे, लेकिन यहाँ हम K फॉर L लिख रहे हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि कैपिटल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर लेबर। और ये माइनस डेल्टा K बाई डेल्टा L है,
यानी अगर आप 1 यूनिट लेबर बढ़ाते हैं तो कैपिटल कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए माइनस साइन लगाओ। माइनस का और कोई अर्थ नहीं, बिकॉज एज यू इंक्रीज लेबर यू हैव टू सेक्रीफाइस कैपिटल। और अभी आपको बताया कि एक एक यूनिट जैसे लेबर बढ़ाएंगे तो कैपिटल आप एडिशनल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन हर बार कम कर रहे हैं, तो डेल्टा के छोटा होता जा रहा है, डेल्टा एल सेम है, तो डेल्टा के बाई डेल्टा एल की वैल्यू घटती जाएगी, इसीलिए हम कहते हैं एमआरटीएस डिमिनिशेस। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, एमआरटीएस ऑफ कैपिटल फॉर लेबर इक्वल टू माइनस, ये के फॉर एल लिखा है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है लिखने की, और उसका कारण सिर्फ इतना हमने आपको बता दिया कि नॉर्मली मशीन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, नॉर्मली मशीन्स रिप्लेसेस ह्यूमन लेबर, इसलिए के फॉर एल लिखा। माइनस डेल्टा के बाई डेल्टा एल, माइनस डेल्टा के बाई डेल्टा एल का मतलब ये है कि एज यू इंक्रीज लेबर यू हैव टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है, बट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लेस ऑफ के इज सेक्रीफाइस, यानी के लेस और लेस होता जा रहा है और लेबर एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, कैपिटल कम हो रहा है तो ये रेशियो कम हो जाएगा, एमआरटीएस डिक्लाइंस, और ये बराबर है एमपीएल अपॉन एमपी के। देखिए यहाँ माइनस डेल्टा के बाई डेल्टा एल लिखा, लेकिन उसके साथ में क्या लिखा, एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और इक्विलिब्रियम में ये बराबर होता है रेशियो ऑफ प्राइजेस के, पीएल अपॉन पी, ये ध्यान रखिए कि इन इक्विलिब्रियम इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर टू प्राइस ऑफ कैपिटल। प्राइस ऑफ लेबर मतलब वेज रेट जो हम पे कर रहे हैं, प्राइस ऑफ कैपिटल मतलब जो रेंटल वैल्यू है कैपिटल, डब्ल्यू बाई आर, तो कहीं डब्ल्यू बाई आर भी लिख सकते हैं, वेज रेट अपॉन रेंटल वैल्यू, या पीएल अपॉन की पी के लिख दीजिए, प्राइस ऑफ लेबर मतलब वेज रेट, प्राइस ऑफ कैपिटल अगर आपने कैपिटल रेंट पे लिया तो जो भी रेंट पे करना। तो एमआरटीएस जो है इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के बाई डेल्टा एल इक्वल टू एमपीएल अपॉन एमपी के इक्वल टू पीएल अपॉन पी के। और कॉन्वेक्सिटी के अलावा, क्योंकि जो आइसोक्वेंट आपको बताया वो कॉन्वेक्स है, लेकिन कॉन्वेक्स के अलावा और शेप भी आइसोक्वेंट के हो सकते हैं, खाली एक ही शेप नहीं आइसोक्वेंट का, और भी शेप्स हो सकते हैं, लेकिन जो शेप्स हैं वो डिपेंड करता है वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कहती है। ये एक नया कंसेप्ट आया, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपको पहले बता चुके सेमेस्टर 1 में, सॉरी। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, अब इसको भी हमने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप अपना कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं कि यहाँ दो शब्द हैं, एक इलास्टिसिटी और एक सब्स्टिट्यूशन, और इसको समझाना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर हमारे आप लोग देख रहे हैं और लोग भी देखते हैं, तो उनकी भी नॉलेज में ये कंसेप्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आइसोक्वेंट का पूरा शेप इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड है। इलास्टिसिटी क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसको हमने आगे एक्सप्लेन किया है। इलास्टिसिटी एक जगह नहीं, आप कम से कम 25 जगह इस शब्द को पढ़ें, और इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये मत सोचेगा कि हम रट के काम, इसलिए कंसेप्ट समझ लीजिए, हर चीज आप डिफाइन कर सकते। मैथमेटिक्स बड़े से बड़ी चीज को छोटे में कर देती है, और वो छोटी चीज समझ लीजिए तो बड़ी चीज आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। So elasticity is used at several places and can easily be defined if functional relationship among variables is known.
अगर वेरिएबल्स के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप हमें पता है, हमने जैसे एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में आपको पता है, तो आप कोई भी इलास्टिसिटी डिफाइन कर सकते हैं। मैथ्स में फंक्शनल रिलेशनशिप लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको ये पता होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या और इंडिपेंडेंट क्या। आप एमए में हैं, आप खुद बता सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या और इंडिपेंडेंट क्या, अगर आपको ये पता है कि आप किनके बीच इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं। तो इलास्टिसिटी सिंपल लैंग्वेज में परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये लिखा है यहाँ। परसेंटेज चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डेफिनेशन इलास्टिसिटी की सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको फंक्शनल रिलेशनशिप पता होना चाहिए। फंक्शनल रिलेशनशिप पता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट, आईवी इंडिपेंडेंट, 4 नहीं, आईवी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल y है, परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा? dy अपॉन y इंटू 100। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या? x, dx अपॉन x इंटू 100। तो इलास्टिसिटी की परिभाषा हो गई। अब बस आपको y और x पता होना चाहिए। इफ यू नो y एंड x, इलास्टिसिटी डेफिनेशन यहां बन गई। अगर मान लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन ऑफ प्राइस है dq अपॉन q डिवाइडेड बाय dp अपॉन p, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई भी इलास्टिसिटी, अगर क्वांटिटी डिमांडेड इनकम पे डिपेंडेंट है तो y परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। कोई भी इलास्टिसिटी आप निकाल सकते। अब यहां पे ये थोड़ा सा टर्म कॉम्प्लेक्स है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन, आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कई बार पढ़ चुके हैं, इन डिफरेंस कर्व में भी पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब भी रिलेटिव चेंज होगा प्राइसेस में तो कमोडिटीज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन implies replacing one commodity for another, and this interchange in economic theory takes place. This interchange in economic theory takes place whenever price effect is substantially significant. Whenever price effect is substantially significant. जब प्राइस इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होगा, सब्सटेंशियल होगा, तब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। ये मत सोचेगा कि 1 रुपए 2 रुपए से कोई दाम बड़ा घटा तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तलाशें। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तभी आपको दिखाई पड़ेगा व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी। लार्ज चेंज। प्रोडक्शन थ्योरी में 2 कमोडिटीज ली हैं, लेबर और कैपिटल। अब कैपिटल वुड बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर लेबर व्हेन लेबर बिकम्स टू कॉस्टली, यानी कैपिटल हम तब सब्स्टिट्यूट करेंगे, मशीन तब लगाएंगे लेबर की जगह पे जब लेबर बहुत कॉस्टली हो जाएगा। आपको बताया था एक बार, अगर आपको याद हो वो कहानी, 1970 में यूएस में हमारे प्रोफेसर एलन श्रीवास्तव साहब ने हमें बताया, ये कहानी बताई। अब सही है गलत है ये मेरा कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बताया कि एक बार यूएस में टमाटो केचप का जो प्राइस है वो नॉर्मल रहा, लेकिन उस सीजन में टमाटो प्राइसेस बिकेम वेरी हाई, कि टमाटर का दाम बहुत बढ़ गया लेकिन टमाटो केचप अपना नॉर्मल प्राइस पे बिकता है। तो पता ये चला उसका, जब उस पर रिसर्च हुई तो ये पता चला कि लेबर कॉस्ट जो है 3 टाइम्स बढ़ गई, लेबर शॉर्टेजेस।
और 3 टाइम्स लेबर कॉस्ट बढ़ने से क्या हुआ कि ये हुआ एक टमाटो प्लकिंग मशीन बना ली जाए। तो मशीन तो बनी, जैसे ग्रास कटर मशीन है, टमाटो प्लकिंग मशीन, लेकिन जब टमाटर तोड़े तो वो टमाटर कई उसमें से जो है उनकी चटनी बन गई और सबूते टमाटर कम निकले। तो जो सबूते टमाटर कम निकले तो उनका प्राइस मार्केट में हाई रहा, और बाकी जो मैश हो गए उसमें उनकी उन्होंने सॉस बना दी, वो अपना नॉर्मल प्राइस पे बिकती। तो कहने का इस स्टोरी का मतलब ये है कि मशीन जो है उसका इस्तेमाल तभी होगा व्हेन लेबर बिकम्स टू कॉस्टली। और फ्यूचर में फिर ये हुआ कि टमाटर अंडाकार बनाया जाए, वो मशीन जो है जब तोड़ेगी तो जल्दी वो मैश नहीं होगा, तो इसलिए गोल टमाटर अब आजकल हम लोग कहते हैं देसी टमाटर है, और अंडाकार जो है वो विलायती टमाटर है, फार्मी टमाटर। तो कहने का हमारा अर्थ यहाँ पे सिर्फ इतना है कि उससे फिर सीड टेक्नोलॉजी चेंज हुई, न्यू वैरायटी ऑफ टमाटोज डेवलप हुए यहाँ पे। लेकिन मतलब ये है कि जो प्राइस इफेक्ट छोटा नहीं बहुत बड़ा हो, यानी जैसे वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये कहा जाता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तब इन्वेंशन होगा। आदमी को हवा में उड़ने का शौक था, हवाई जहाज बना लिया। चांद में जाने का शौक था तो आदमी ने चंद्रयान अपना डेवलप की मिशन शुरू की। कहने का हमारा अर्थ ये है कि wherever there is a necessity there is a invention। और नेसेसिटी कई कारणों से होती है। कारण ये भी है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, देन मशीन बिकेम ए नेसेसिटी टू रिप्लेस ह्यूमन लेबर। और जैसे जैसे समय बीतेगा ये बात जान लीजिए कि मशीनें ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करेंगे अगर पॉपुलेशन कंट्रोल ना की गई। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि पॉपुलेशन हम लोग कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की तो नो अमाउंट ऑफ welfare measures that government would take would be enough to provide welfare to millions of or crores of people। और एजुकेशन जो है उसके बड़ा रोल प्ले करता है कि जितना आप अपने को शिक्षित करेंगे उतना ही आप पॉपुलेशन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल लेबर रेशियो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये कैपिटल लेबर रेशियो डिपेंडेंट है प्राइस ऑफ लेबर टू प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी रिलेटिव प्राइसेस ऑफ दिस फैक्टर। तो अगर रिलेटिव प्राइस में चेंज आएगा, जैसे प्राइस ऑफ लेबर बहुत बढ़ गया तो कैपिटल लेबर रेशियो भी उसी हिसाब से ऑल्टर होगा, न्यू मशीन्स वुड बी इन्वेंटेड। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑपरेट करता है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अदर। और जब प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अदर चेंज होगा PL अपॉन P के, तो कैपिटल लेबर रेशियो जो यूज हो रहा है कैपिटल लेबर, वो रेशियो भी ऑल्टर फिक्स नहीं करेगा। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल देखिए क्या है, y क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, PL अपॉन P के। अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। ये फंक्शनल रिलेशनशिप बनाइए, K/L इज ए फंक्शन ऑफ PL अपॉन P के, यानी कैपिटल लेबर रेशियो डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ टू। अब आप इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो, डिपेंडेंट वेरिएबल है,
DK/L अपॉन K/L इंटू 100 लिख दीजिए, नीचे भी 100 आएगा, कट जाएगा, इसलिए 100 लिखा नहीं। DK/L अपॉन K/L, क्योंकि वेरिएबल y है, dy अपॉन y इंटू 100 और y क्या है, K/L, तो DK/L अपॉन K/L डिवाइडेड बाय DPL अपॉन PK अपॉन PL अपॉन P, क्योंकि x आपका PL अपॉन PK है तो dx अपॉन x, x क्या है PL अपॉन PK, तो DPL अपॉन PK अपॉन PL। अब इक्विलिब्रियम में क्या है, MPL अपॉन MPK इक्वल टू PL अपॉन PK और ये MRTS के बराबर, तो PL अपॉन PK की जगह हम MRTS लिख सकते हैं। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये अगर ध्यान से देखें तो D log K/L, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन K/L DK/L मिलेगा और ये D log MRTS है, 1 अपॉन MRTS इंटू D MRTS हो जाएगा और MRTS बराबर है PL अपॉन PK के। तो इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन रेशियो है D log K/L अपॉन D log MRTS, ये याद रखना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ D log K/L अपॉन D log MRTS। और अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अगर इंफिनिटी है, देन आइसोक्वांट जो है इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फॉलिंग लाइन एंड अलाउज कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। बोथ लेबर एंड कैपिटल आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो अगर लेबर कैपिटल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो आपकी सिग्मा इंफिनिटी होगी, और सिग्मा अगर जीरो है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो है, आइसोक्वांट्स आर राइट एंगल्ड एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोथ फैक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर एंड एम्प्लॉयड इन फिक्स प्रपोर्शन। तो अगर सिग्मा जीरो है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और आइसोक्वांट राइट एंगल होगा, यानी वो एक फिक्स अनुपात में, फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किया जाए। और सिग्मा अगर इंफिनिटी है तो उस केस में जो आइसोक्वांट है वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि लेबर कैपिटल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और इसी चीज को यहाँ पे हमने अगली स्लाइड में शो करने की कोशिश की है। ये मत सोचेगा कि देखिए लेबर कैपिटल फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होते हैं कई जगह, कई प्रोडक्शन प्रोसेस हैं क्या आप लेबर अगर 2 यूनिट ले रहे हैं तो 3 यूनिट मशीन देंगे, 2:3 है। और कई जगह लेबर कैपिटल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब आप देखिए, जो मैंने बताया आपको कि जो रोबोट है वो मैकेनाइज्ड वे है। अब कई जगह रोबोट यूज हो रहे हैं, वो काम कर रहा है। हमने बताया कि ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स आ गई हैं और रोबोट एक जगह पे बैठ के टीवी पे दिखा रहे थे, वो क्रेन भी चला रहा है और उस पर लोडिंग भी करवा रहा है, क्रेन से ट्रक को फिल कर रहा है। तो धीरे धीरे चीजें, ऐसा मत सोचेगा कि कैपिटल लेबर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, हो सकते, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस कर रही है वैसे वैसे मैकेनाइजेशन बहुत हाई डिग्री पे, बहुत हाई डिग्री मैकेनाइजेशन। और कई जगह देखिए होटल्स में भी धीरे धीरे क्या है कि दरबान हट जाएंगे, पता चला रोबोट आ रहा है, वो दरवाजा आपके लिए वेलकम करेगा। तो समय के साथ साथ ये कहना बिल्कुल संभव है कि सब्स्टिट्यूशन जो है लेबर कैपिटल में परफेक्ट हो सकता है। कम है, एक्सट्रीम केस है, लेकिन है।
और इसी तरह ये दूसरा एक्सट्रीम केस है कि एक फिक्स्ड अनुपात नहीं लेबर कैपिटल यूज, दूसरा एक्सट्रीम। पहले वाले केस में आइसो पॉइंट डाउनवर्ड फॉलिंग लाइन होगा लेफ्ट टू राइट, और दूसरे केस में राइट एंगल होगा। ये चीजें यहाँ बनाई हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 है, राइट एंगल आइसो पॉइंट, इंफिनिटी है, आई टू डाउनवर्ड फॉलिंग लाइन। ये एक्सट्रीम केसेस है, नॉर्मल केसेस नहीं। नॉर्मल हमने बताया वो कॉन्वेक्सिटी, और वो कॉन्वेक्सिटी एक लिमिटेड रेंज में है, और वो लिमिटेड रेंज लोअर और अपर रिज लाइन को डिफाइन करती है उसी में। तो ये केसेस हैं जो आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आइसो पॉइंट के डिफरेंट शेप्स क्या हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो पहले पढ़ा था उसके कंसेप्ट को आपको रिवाइज कराया, और कुछ एडिशनल चीजें उसमें आपको बताई, और लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताया। तो ये कंसेप्ट बेसिकली जो लेक्चर है ये कंसेप्चुअल रिवीजन का है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको हम चाहते हैं आप अच्छे से रिवाइज कर लें, और कुछ नई चीजें भी इस बीच आप पढ़ सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम आगे भी यूज करेंगे। जितना भी लेक्चर का पोर्शन है इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इधर इन दिस चैप्टर और इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, और कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं 9451388135 पे पूछ सकते हैं। और लेक्चर कैसा लगा अपना फीडबैक देते रहिएगा। आप में से कई स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं तो हमको पता चलता लेक्चर आप तक पहुंच रहा है। मैंने जैसे लास्ट टाइम में भी एक असाइनमेंट आपको दिया था कि ये जो आपको डायग्राम बनाया था लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का, इसको आप अपने आप बना के देखें और अपने आप एक्सप्रेस करें। इस समय हम आपका हर चीज नहीं देख सकते क्योंकि आप और हमारी मुलाकात नहीं है, इसलिए आप अपने आप को खुद ही जज कर सकते। यू ड्रॉ योर ओन डायग्राम एंड जज योरसेल्फ। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्या है इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसकी वैल्यू पे आइसो पॉइंट का शेप डिपेंडेंट है। तो देखिएगा, और अगर कोई और चीज आपको पूछनी है आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है तो कई बार लेक्चर टाइम तक आप एक आध दिन बाद भी पहुंच सकता है, तो घबराइएगा मत, लेकिन कंटिन्यूटी बराबर बनी रहेगी, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द क्वालिटी लेक्चर, लॉट ऑफ टाइम। आप उस टाइम को इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगता, क्योंकि हर चीज लिखना, डायग्राम खुद बनाना और उसे आप तक पहुंचाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो आप बताइएगा, आप कोई स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन या कुछ और चेंज अगर आप बताते हैं। माई गुड विशेस टू यू, और अपने आप को हेल्दी रखिए इस कोरोना टाइम में, और पढ़ते रहिए साथ साथ। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यूट्यूब चैनल ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग इनफ स्पेस टू have my lectures through YouTube channel to all of you, to all the students. और मैंने बताया 92% या 93% अगर हमारा इंडिया विजन व्यूवरशिप है तो 7% लोग ऐसे हैं जो बाहर के भी इसको वॉच कर रहे हैं। तो ओके, गुड विशेस टू यू, स्टे विद मी, और लेक्चर जो है थोड़ा आगे पीछे करके आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके, गुड बाय, गुड विशेस।